हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कौन से कॉलेज है दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर, कितने कट ऑफ्स लास्ट ईयर गए हैं उस कॉलेज में और किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है। तो ए टू जेड चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका सिलेक्शंस किस तरह से होगा ये भी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपका बेस्ट कॉलेज कौन सा है दिल्ली पॉलिटेक्निक में फॉर द मैकेनिकल, कहाँ से प्लेसमेंट मिलती है, ये सारे चीजों के बारे में हम इस टॉपिक्स में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो पे आप जरूर बने रहेंगे। जो भी स्टूडेंट्स मैकेनिकल लेना चाहते हैं आप कमेंट में जरूर आप मैकेनिकल मेंशन करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि इतने सारे स्टूडेंट्स मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना। और मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट जैसा कि आप जानते हो बेस्ट इंस्टीट्यूट है दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए। मेरा और मेरे टीम का आपको ये प्रॉमिस है कि अगर आप मॉडुलेशन से प्रिपरेशन करते हो दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए तो मेरा श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन 100% होना ही होना है। चाहे आप जिस स्ट्रीम में लेना चाहते हो उस स्ट्रीम में एडमिशंस हमारे थ्रू अगर आप पढ़ते हो तो हमारा ये कोशिश रहेगा कि आपको गारंटेड एडमिशंस करवा के दो। ओके, मैं लिखित नहीं दे सकता हूं क्योंकि पढ़ना आपको पड़ेगा, लेकिन इतना प्रॉपर डायरेक्शन दे सकता हूं, मेरा टीम का इतना प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा कि आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं किसके बारे में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे और सबसे पहला पॉइंट है अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग मींस कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसा कि आप 10th के स्टूडेंट्स हो और आपको मैकेनिकल के बारे में नहीं पता है। ओके, कि मैकेनिकल होता क्या है और हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो अगर हम मैकेनिकल की बात करें कि इसके अंदर पढ़ना क्या होता है, तो आप नॉर्मल रियल लाइफ में हर एक चीज आप घर में एक एक चीज आप मैकेनिकल से जुड़े हुए चीज उसको यूज करते हो। ओके, लाइक आप सबसे पहले अगर आप घर में एक नल खोलते हो, एक घर में नॉर्मल एक नल खोलते हो, वो भी एक मैकेनिकल से रिलेटेड चीजें हैं। क्यों? क्योंकि आप नल को क्या करते हो, रोटेट करते हो तो पानी गिरने लगता है, नल को बंद करते हो तो पानी बंद हो जाता है। मींस वो क्या है, एक तरह का मैकेनिज्म बना हुआ है। ठीक है, आपको पता है वो अंदर क्या होता होगा जो पानी बंद हो जाता है? कभी सोचे हो? नहीं सोचे हो तो सोच के देखना कि अंदर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ऐसा क्या हो रहा है कि अंदर पानी बंद हो जा रहा है। ओके, आप घर में उसके अलावा और भी चीजें आप देख लो, रियल लाइफ में साइकिल चलाते हो वो भी मैकेनिकल का पार्ट है। बाइक पे चढ़ते हो, स्कूटी चलाते हो, 4 व्हीलर पे चढ़ते हो, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ मैकेनिकल। ओके, तो इवन दो कि आपके घर में बिजली आता है, ओके, तो दिस इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। मतलब वहां पे मैकेनिकल का भी यूज है और इलेक्ट्रिकल का भी यूज है। कहाँ यूज है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। नॉर्मल एक रियल लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ कि आप बाइक चलाते हो या आप नहीं चलाते हो तो देखते हो चलाते हुए क्या होता है कि हम उठते हैं, नॉर्मली बाइक लेते हैं, बाइक पे बैठते हैं, स्विच देते हैं और क्या करते हैं। पहले क्या था, पहले लोग किक मारते थे, आजकल क्या गया है आपका ऑटो, मतलब ये स्टार्ट हो जाता है किससे, स्विच से स्टार्ट हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, जो भी हो, मीन्स कि आप स्विच से स्टार्ट कर लेते हो। अदरवाइज पहले के लोग किक मारते थे और पहले बाइक उस तरह से था। तो धीरे धीरे चीजें डेवलप हुआ। आप उसके बाद ऐसा क्या होता है कि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद व्हील रोटेट होने लगता है, व्हील रोटेट होने लगता है। ऐसा क्या प्रोसेस होता है उसके अंदर में, तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम बाइक में फ्यूल अगर बंद हो गया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ता है। फ्यूल अगर आपका गाड़ी में खत्म हो गया तो गाड़ी क्या है, आगे बढ़ेगा नहीं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा। और जब तक स्टार्ट नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये सारे चीजों को आपको समझाया जाता है मैकेनिकल के अंदर। ओके, मैकेनिकल का एक पोर्शंस है जिसमें आपको ये 4 व्हीलर कैसे काम करता है, 2 व्हीलर कैसे काम करता है, कैसे गियर स्विच करते हो। ओके, 1 नंबर से 2 नंबर 3 नंबर बाइक राइडर्स है, अब देखोगे उसमें 5 नंबर 6 नंबर तक गियर है, 120 200 के स्पीड से बाइक चला रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि कोई गाड़ी 120 तक स्पीड पकड़ रहा है, कोई 200 तक पकड़ रहा है, कोई गाड़ी ऐसा है कि 40-50 से ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं है। तो वो सारी चीजें आपको वहां पे मैकेनिज्म है जो आपको समझना है और वही सारी चीजें आपको पढ़ाया जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग ब्रांच है, आपको मजा आएगा पढ़ के और सारी चीजें आपको इजिली समझ में आ जाएगा। उसके अलावा और भी चीजें पढ़ने, एक तो एक सेगमेंट हुआ, तो जरूरी नहीं कि आप इसी सेगमेंट में जा सकते हो, इसको ऑटोमोबाइल सेगमेंट भी बोला जाता है। इसके अलावा अब इसमें कंपनीज के नाम सुनोगे तो आप देखोगे इसमें जॉब कहाँ होता है, जैसे हीरो कंपनी है, मारुति है, होंडा है, टाटा है। ओके, इस तरह के कंपनीज में आपको यहाँ से प्लेसमेंट होता है और इस तरह के कंपनी में आपको जॉब मिलता है। ओके, अदर सेगमेंट और भी है, जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में भी, तो आप घर में बिजली आता है वो कहाँ से आता है,
अब तो नॉर्मली पता नहीं होगा, बिजली वाले आते हैं, तार जोड़ के चले जाते हैं, घर में बिजली आ जाता है। उससे पहले उसके पीछे कहाँ से आता होगा, कहीं ना कहीं से तो आता होगा। तो आप कहाँ से आता बिजली, उसके लिए बहुत सारे पावर प्लांट्स होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, ओके, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज है बिजली पैदा करने का, ओके। तो वो सारे चीजें आपको भी पढ़ना है कि बिजली पैदा कैसे होता है, ओके। उसमें मैकेनिकल का भी काफी ज्यादा यूज होता है। तो उस सेगमेंट में भी आपका क्या होता है, उस सेगमेंट में भी आपके जॉब का अपॉर्चुनिटी होता है। तो दिस इज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप घर में एसी, अभी जैसे गर्मी आ गया, एसी चला रहे हो, फ्रिज चला रहे हो, ओके। वॉशिंग मशीन आप हर एक घर में है, कैसे काम करता है वॉशिंग मशीन, आप स्विच देते हो, मोटर रोटेट होने लगता है, और क्या होता है, एक बार आगे की तरफ क्लॉकवाइज रोटेट होगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा मैकेनिज्म ऐसा लगा हुआ है कि आगे और पीछे, नॉर्मली आप क्या देखते हो, मोटर है तो कंटिन्यूअसली रोटेट होता है, वो आगे पीछे क्यों रोटेट हो रहा है, ऐसा क्या मैकेनिज्म है। तो ऑलरेडी उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सारे चीजें आपको इसमें आपको पढ़ना है। इसीलिए ये क्या बोला गया है कि स्किल बेस्ड कोर्स है, ओके। इस डिग्री का नाम ही है स्किल्ड बेस्ड डिग्री, जिसके बेसिस पे आपको इजीली जॉब मिल जाता है। अब सिंपल है कि अगर कोई मारुति होंडा जैसे कंपनी में किसी को एम्प्लॉय चाहिए, उस कंपनी को अगर स्टाफ चाहिए, तो क्या वो नॉर्मल कोई ग्रेजुएट 11th-12th वाले बंदे को हायर करेगा, या जिस स्टूडेंट्स ने इसके बारे में 3 साल पढ़ा है उसको हायर करेगा। आप खुद सोच के देखना, सिंपल सी बात है कि जिसने 3 साल पढ़ा है, जिसके बारे में इसको नॉलेज है, वो बंदा इजीली वहां पे जाके काम कर सकता है, चीजों को समझ सकता है, और उस कंपनी के लिए प्रोडक्टिविटी लेके आ सकता है। तो इसीलिए जो जितने भी जो कंपनीज हैं, इस तरह के कंपनीज हैं, जो मारुति, होंडा, टाटा, या अब जो भी हीरो कंपनी है, ये सारे कंपनी में जो एम्प्लॉय होते हैं सारे डिप्लोमा इंजीनियर्स होते हैं, ओके। मैक्सिमम एम्प्लॉय डिप्लोमा इंजीनियर्स होते हैं। आफ्टर दैट कुछ बीटेक वाले भी होते हैं, कुछ मार्केटिंग के लिए एमबीए वाले भी होते हैं, ओके। तो ये सारे काम है जो आपको आगे जाके पढ़ने हैं, और इस तरह के आपको आगे जाके फ्यूचर स्कोप भी है। आइदर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, दोनों सेक्टर में आपके लिए स्कोप्स होता है, ओके। तो दिस इज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे दिया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। अब इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर कितने कॉलेज हैं और टोटल सीट्स कितने हैं, ओके। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि टोटल कॉलेज कितने हैं और टोटल सीट्स कितने हैं, ओके। तो आइए देखते हैं कि कितने कॉलेज हैं और कितने सीट्स हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि टोटल कॉलेज कितने हैं, ओके। आई होप आपको दिख रहा होगा कि टोटल कॉलेज और टोटल सीट्स कितने हैं। तो सबसे ऊपर आप देखोगे तो आर्यभट्ट काफी पुराना कॉलेज है। आर्यभट्ट डीएसयू अशोक विहार में है, जिसमें टोटल सीट्स 225 है, इनटेक 180। अब इनटेक और टोटल सीट्स में क्या डिफरेंस है, तो कुछ लेटरल एंट्री वाले भी आते हैं, इसीलिए दिया गया है यहाँ पे। फुल टाइम डिप्लोमा की बात चल रही है, तो टोटल सीट्स आपके 225 सीट है, ओके। टोटल सीट्स कितने हैं, 225 सीट है। सेम जीबी पंत में कितने हैं, 150 सीट्स है। डीएसयू ओखला में कितने सीट्स हैं, तो 75 सीट्स है। पूसा में कितने हैं, तो 225 सीट है। तो ये जो भी 6 कॉलेज है, 6 कॉलेज का आपको टोटल सीट दिया गया है, और पूरे कॉलेज मिलाकर देखोगे तो आपके 975 सीट्स है मैकेनिकल में। मीन्स जो भी स्टूडेंट्स 2024 में अपियर होना चाहते हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए, तो आपके लिए मैकेनिकल का मात्र 975 सीट्स है। अगर थोड़ा मोड़ा अगर एड ऑन होता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल 2023 के अकॉर्डिंग जो दिल्ली पॉलिटेक्निक के पास सीट है मैकेनिकल का, वो 975, ओके, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में है कि लास्ट ईयर कटअप। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कटअप के बेसिस पे आज, कि प्रीवियस ईयर का कटअप क्या रहा है। तो अगर कटअप की बात करोगे तो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है कि जो कटअप है, अब आपको ये प्रॉपर एक डिफरेंट नंबर्स दिख रहा होगा। तो इस नंबर्स को समझने की हमें जरूरत है कि नंबर है क्या। तो आप सिंपल आप देखोगे कि सबसे ऊपर जो भी 6 कॉलेज का मैंने नाम बताया, वो 6 कॉलेज का यहाँ पे भी नाम है, और इसमें लिखा हुआ है रीजन और आउटसाइड। रीजन में दिल्ली और आउटसाइड। तो आप देखोगे अगर मेरा प्रीवियस वीडियो, बहुत सारे वीडियो जिसमें मैंने बताया है कि दिल्ली वालों के लिए कितना सीट रिजर्व होता है, दिल्ली वालों के लिए 85% सीट रिजर्व होता है, और अदर स्टेट के लिए कितना होता है, 15% सीट रिजर्व होता है। क्लियर कि दिल्ली वालों के लिए 85% सीट रिजर्व है, अदर स्टेट के लिए 15% सीट रिजर्व है। तो इसीलिए दिल्ली और आउटसाइड लिखा गया है, ओके। अब आते हैं हमें यहाँ पे कैटेगरी की। तो ये सारे डिफरेंट जैसे आप देखोगे EWS है, OBC है, PWD है, SC है, ST है,
और अनरिजर्व जनरल कैटेगरी है। तो हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, बाकी आप लोग मैच करा लेना। और इसका ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसका पीडीएफ में आपको नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन कर लेना, मैं उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा तो आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ। तो नॉर्मली अगर जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो आप देखोगे कि फर्स्ट राउंड कट ऑफ मैंने क्या बताया था कि 3-4 राउंड का कट ऑफ आता है, 4 राउंड काउंसलिंग होता है, उसके बाद भी स्पॉट राउंड होता है। तो एक एक राउंड को देखते हैं और उसके बाद हम चीजें को समझेंगे, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि सीट को समझना कैसे है। ओके, तो आर्यभट्ट में देखोगे कि जो जनरल कैटेगरी वाले का था फर्स्ट राउंड में 2541 मीन्स 2541 रैंक आने पे उसका एडमिशन हुआ। मीन्स 2541 से नीचे जितने भी रैंक वाले होंगे उनका एडमिशन इसमें हो सकता था। ओके, अब जरूरी नहीं कि सबने आर्यभट्ट में ही लिया होगा किसी का, लेकिन इसका जो फर्स्ट कट ऑफ लास्ट कट ऑफ मतलब फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था मीन्स कि इससे नीचे वाले तक के इतना तक के रैंक का एडमिशन हुआ है फर्स्ट राउंड में। वही जो बिहार, यूपी और अदर स्टेट के स्टूडेंट थे उनके लिए जो कट ऑफ था कितना था, उनके लिए जो कट ऑफ था 1886। कितना है 1886। ओके, 1886 मीन्स 1886 रैंक पे। तो चूंकि अदर स्टेट से सीट्स कम है तो इसलिए वहां पे क्या होना चाहिए, रैंक कम आने पे एडमिशन होगा, ज्यादा रैंक आ जाएगा तो एडमिशन नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी कम है। फिर भी 1886 रैंक तक का फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ है, तो आप आइडिया लगा सकते हो। दूसरा जो कौन सा कॉलेज है, जीबी पंत। जीबी पंत में देखो क्या है, जो जनरल कैटेगरी वाले का 2091 रैंक तक एडमिशन हुआ है और आउटसाइडर वाले का मात्र 670 रैंक तक का एडमिशन हुआ है। मीन्स अब 670 रैंक लाने के लिए ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तब 670 रैंक आएगा और तब जाके आपको फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में एडमिशन होने का चांसेस रहेगा। ओके, सेम नेक्स्ट ओखला की बात करते हैं तो ओखला में देखोगे, अच्छा अदर कास्ट भी देख लेते हैं, अदर कैटेगरी भी थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि जहां पे जनरल वाले का 2541 में एडमिशन हुआ था वहीं ओबीसी वाले का 6523 में एडमिशन हो गया था फर्स्ट राउंड में। ओके, तो ये ओबीसी वालों के लिए अलग से बेनिफिट है, लेकिन ओबीसी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट 2024 का होना चाहिए। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एससी वालों का देखो, एससी वाले का कितना हुआ है, 4959 रैंक तक का एडमिशन हुआ है और एसटी वालों का 4570 रैंक तक का एडमिशन हुआ है फर्स्ट राउंड में। ओके, तो ये है रैंकिंग जो आपको समझना है थोड़ा सा, बाकी चीजें आपको धीरे धीरे और भी समझ में आएगा। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या चल रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं है, चीजें समझने का चीजें हैं, आप आसानी से। अब एक स्टूडेंट का ये होता है ना कि सर मुझे कितना, इतना छोड़ो, मुझे ये बता दो कि कितना नंबर लाऊंगा कि मेरा एडमिशन हो जाएगा या रैंक आ जाएगा। ओके, तो अगर सीईटी को क्वालिफाई करना है, अगर सीईटी में अगर एडमिशन लेना है तो कोशिश ये करना है कि आपको 60 क्वेश्चन आपको होता है पता है, तो जो 60 क्वेश्चन है आपके 60 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम 60 में से कम अगर 40 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेते हो तो आपका एडमिशन पक्का है। मैं आपको इतना एश्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपका एडमिशन पक्का है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा मनपसंद ब्रांच चाहिए, मनपसंद कॉलेज चाहिए, तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा, 50+ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, क्या करना पड़ेगा, 50+ क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको मनपसंद ब्रांच और मनपसंद कॉलेज आपको मिल जाएगा। ब्रांच करने का मतलब किसी को मैकेनिकल में जाना है, किसी को सिविल में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, तो वो आपको मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये है सेकेंड राउंड का कट ऑफ। अब देखो फर्स्ट राउंड का सबसे पहला क्या था 2541 2541 और सेकेंड राउंड का कितना है 2854, मीन्स मात्र 300 के आसपास का डिफरेंस है कि सेकेंड राउंड में एडमिशन हुआ तो मात्र 300 का रैंक का ही हरक फर्क हुआ है। ओके, और थर्ड राउंड अगर चले जाए तो कितना का रख हुआ है 2528 था, यहाँ पे लगभग 1000 का लगभग डिफरेंस आया है, यहाँ पे 4557 है। ओके, मीन्स यहाँ पे 1000 का। तो थर्ड राउंड में क्या देखा कि जनरल कैटेगरी वाले का 4557 रैंक पर एडमिशन हो जा रहा है। कितना रैंक पे, इतना रैंक पे जनरल वाले का। और अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट है तो अगर उनका 281 2813 रैंक आया है तब भी एडमिशन हो जा रहा है। क्लियर है, तो ये रहा कट ऑफ का गेम। अब इसमें देखोगे कि जैसे दिल्ली वालों ओबीसी है, एससी है, ओबीसी का 8987 रैंक तक एडमिशन हुआ है, वहीं एससी का 8122 रैंक तक का एडमिशन हुआ है। अब यहाँ पे ईबीसी नहीं दिख रहा है, ईडब्ल्यूएस नहीं दिख रहा है,
तो क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस का सीट अगर फुल हो गया फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में, तो थर्ड राउंड का, जैसे ईडब्ल्यूएस का कुछ कॉलेज में फर्स्ट राउंड में ही फुल हो गया सीट। अब देखो आर्यभट्ट में तो दिख रहा है, लेकिन जीबी पंत में नहीं दिख रहा है, आपका डीएसयू ओखला में नहीं दिख रहा है, पूसा में केवल आउटसाइडर का सीट खाली था, दिल्ली वालों का सीट फुल हो गया। तो जिसके कारण से क्या हुआ कि आउटसाइडर वाले का, दिल्ली वालों का एडमिशन जनरल कैटेगरी के रिजर्वेशन पे खत्म हो गया था। तो अब आपको जनरल से लेना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस से एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये चीजें आपको समझना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोशिश ये करना है कि रैंक अच्छा लेके आने का। तो ये है लास्ट ईयर का फोर्थ राउंड का कट ऑफ। अब फोर्थ राउंड के कट ऑफ में आप देखोगे तो क्या है, कितना रैंक तक एडमिशन हुआ है जनरल कैटेगरी का 6942। मैक्सिमम जो रैंक है आपका 8278 रैंक में एडमिशन हुआ है। कौन से कैंपस में? ओखला कैंपस में, ओखला कैंपस में दिल्ली वालों का। आउटसाइडर का सीट फुल, आउटसाइडर का। तो हमें कोशिश ये करना है कि अगर फर्स्ट से सेकंड राउंड तक एडमिशन होता है तो आपको अच्छा ब्रांच, अच्छा कॉलेज मिलेगा। अदरवाइज मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि हमें, अगर हम पढ़ रहे हैं और इस एग्जाम को लिए तैयारी कर रहे हो अच्छे से, तो आपको अच्छा कॉलेज मिले और अच्छे स्ट्रीम्स मिले। ओके, तो हमें कोशिश ये करना है कि फर्स्ट राउंड में ही एडमिशंस को कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग तक नहीं करने आता है, तो हम अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे जितने स्टूडेंट्स होते हैं, उसका काउंसलिंग हम खुद ही करवाते हैं, उनको गाइड करते हैं कि ऐसे काउंसलिंग करना है, ताकि उनको फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन मिल जाए। कई बार होते हैं अच्छे रैंक लेने के बाद काउंसलिंग के कारण उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता। ओके, तो ये रहा लास्ट ईयर का। स्पॉट राउंड क्या होता है, कुछ कॉलेज में किसी कारण से अगर सीट बच जाते हैं, या मान लो कि बच्चे के एडमिशन नहीं हो पाया, या कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ गया, तो 2-4 सीट बच जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक स्पॉट राउंड निकलता है, और उसमें किसी भी रैंक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते हैं। जिसका रैंक सबसे कम होता है उसका एडमिशन हो जाता है। तो आप देखोगे कि स्पॉट राउंड में 5104 रैंक का एडमिशन हो गया, जबकि यहाँ पे देखो 6942 रैंक तक का एडमिशन हुआ था फोर्थ राउंड में, लेकिन स्पॉट राउंड में 5000 वाले का भी एडमिशन हो गया। किसी कारण से छूट गया होगा इसका, और इतना रैंक वाले ने एडमिशन करवा लिया। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट को स्पॉट राउंड का पता ही नहीं चल पाता। तो आपको इस चैनल के माध्यम से सब कुछ पता चलते रहेगा कि क्या करना है। तो ये है स्पॉट राउंड, जिसमें ओबीसी, और स्पॉट राउंड में कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, सीधे डायरेक्ट एज अ जनरल आपको कंसीडर किया जाता है, और जनरल की तरह आपका एडमिशन होता है। ओके, तो ये रहा आपको कटअप जो आपको समझना था, कितना कटअप रहा। अब आते हैं फ्यूचर स्कोप और प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो अगर हम फ्यूचर स्कोप और प्लेसमेंट की बात करें, तो आपका फ्यूचर स्कोप क्या है इसमें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप जा सकते हो ऑटोमोबाइल के सारे कंपनी में। ऑटोमोबाइल कंपनी मतलब हो गया जो मारुति, होंडा, जितने भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर बनाते हैं, वो सारे कंपनी में जा सकते हो। आप जा सकते हो रिसर्च सेंटर में, डीआरडीओ, बार्क, भाभा, ये सारे सेंटर में भी आप जा सकते हो। आप जा सकते हो किसमें, ये क्या बोलते हैं आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी में जा सकते हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में जा सकते हो। ओके, आप मतलब जितने भी जो मैकेनिकल से रिलेटेड काम होता है, जैसा कि मैंने बताया था पावर प्लांट जहां पे बिजली बनता है, उस तरह के कंपनी में भी आप जा सकते हो। और ये सारे कंपनी गवर्नमेंट भी होते हैं। ओके, आइदर सेमी गवर्नमेंट होंगे या गवर्नमेंट कंपनी होंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है और आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर, इसीलिए इसका नाम है स्किल बेस्ड कोर्स, और आपके इंटरेस्ट के ऊपर ये कोर्स बनाया गया है। अगर आपको लगता है कि मुझे मैकेनिकल में काफी इंटरेस्ट है, तो काफी अच्छा कर सकते हो आप। ओके, तो ये रहा फ्यूचर स्कोप। एंड आफ्टर दैट मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट का प्रॉपर कोर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन हम लोग प्रॉपर पढ़ाते हैं। लास्ट ईयर का रिजल्ट भी देखोगे तो काफी अच्छा रहा है, काफी बेहतरीन रहा है। हमारे स्टूडेंट ने टॉप रैंक लेके आए, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। और मैं आपको इतना एश्योरिटी के साथ बोल सकता हूं कि आप अगर एक बार क्लासेस पढ़ लेते हो अच्छे से, सिलेबस थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन प्रॉपर अगर आप पढ़ लेते हो, जिस तरह से हमारा गाइडेंस है, जिस तरह से जितना हम लोग पढ़ाते हैं क्वेश्चंस उसी तरह से आते हैं, तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। और मैं प्रॉपर एश्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि उतना पढ़ लेना, पेपर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, रैंक भी लेके आओगे। एडमिशन का मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि आपका एडमिशन होगा। ओके, अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो तो हमारा ऐप है मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप, जिस ऐप पे प्रॉपर क्लास चलेगी और लाइव क्लास होता है, रिकॉर्डेड भी रहेगा। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो हमारा सेंटर लक्ष्मी नगर में है। ओके, लक्ष्मी नगर मेट्रो गेट नंबर 5 के पास में ही है। आप मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट पे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, और कॉल करके लोकेशंस मंगा के आप आ सकते हो हमारे सेंटर पे। ओके, बाकी अगर आपको लगता है कि हमें पेरेंट्स से मिलना है, या नॉर्मल अगर ऑनलाइन भी क्लास करना है, अगर आपको मेरे से मिलना है, तो आप हमारे सेंटर पे आके मिल सकते हैं। हमारे कुछ टॉपर्स के
रिजल्ट्स भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हो, जो जिन्होंने रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, तो बहुत सारे लगभग 1700 स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर रैंक लेके आए थे। कुछ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो आप फॉलो कर सकते हो। Delhi_Polytechnic है, जिसपे आपको इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो तो आप इसको सर्च करके उसको फॉलो कर सकते हो, जहां पे आपको रेगुलर चीजें अपडेट मिलते रहेगा। या ये टेलीग्राम ग्रुप है दिल्ली पॉलिटेक्निक DSU CET, आप सर्च कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप जाके उस पर भी कनेक्ट कर सकते हो, आपको बहुत सारी चीजें वहां पे मिलते रहेगा। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल होगा। आप लोग कमेंट जरूर करना कैसा लगा वीडियो, और बाकी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो भी स्टूडेंट्स मैकेनिकल से पढ़ना चाहते हैं या जिनको जानना है तो उनको आप भेज सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट स्ट्रीम के कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट स्ट्रीम के बारे में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।